Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। उनके बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट्स आए हैं सिख कम्युनिटी के ऊपर, जिसको सिख कम्युनिटी ने बहुत सराहा है। ये पहली बार भारत का कोई नेता ने खुल के इतिहास पे बात करी है, श्री सिंह जी पे, तेग बहादुर जी पे, और इसको सुन के एक तरीके के सिख प्रोपेगेंडा, जो मिस प्रोपेगेंडा, जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा, वो खत्म हो गया। दूसरा, उन्होंने बात करी औरंगजेब के ऊपर, और उसके ऊपर भी वो प्रोपेगेंडा खत्म कर दिया। तो आज जानते हैं मेरे मित्र से, और वो उन्होंने बुक्स भी काफी काम भी किया योगी आदित्यनाथ जी के, उन्हीं से पूछते हैं डायरेक्टली। सो शांतनु जी, वेलकम टू द शो। जी नमस्ते आदित्य जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। हम लोग बहुत साल पहले मिले थे दिल्ली में। जी, अब आज एक बार सैंडियागो में मिल चुके हैं हम। सैंडियागो में मिल चुके हैं, यस, जी, जब मैंने किताब के लिए, बुक के लिए आया था। और मैंने सुना आपने फिल्म भी देखी है आपने। यस, अजय, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल फिल्म, ब्यूटीफुल फिल्म। और तो अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ये जो योगी आदित्यनाथ जी ने सिख इतिहास पे खुल के बात करी है एक सभा में, तो व्हाट इज द मैसेज ही वांटेड टू गिव? देखिए आदित्य जी, अभी प्रकाश पर्व था कुछ दिनों पहले ही। प्रकाश पर्व क्या होता है उसमें आएंगे। और इस बार वाली स्पीच थोड़ी वायरल हो गई, लेकिन ऐसा वो पिछले 8 साल से, जब से मुख्यमंत्री हैं और गोरखपुर में जब से एमपी हैं, तब से वो गुरुद्वारे में जाके बोला करते थे। दूसरी बात बताऊं आपको, मैं मेन मुद्दे से आने पहले, योगी आदित्यनाथ की अगर मैं आपसे बोलता हूँ छवि, अगर आपसे बोलूं कि आदित्य जी योगी आदित्यनाथ जब मैं बोलता हूँ तो क्या दिमाग में आता है, तो शायद आप कहेंगे बुलडोजर, लॉ एंड ऑर्डर, हार्ड लॉ। ये तो है, लेकिन मेरे लिए तो गुरु आते हैं, मेरे लिए तो नाथ पंथ आएगा, लेकिन ये शायद नहीं सामान्य आएगा पब्लिक के लिए, कि वो हिस्ट्री के स्कॉलर हैं वो। क्योंकि जब मेरी उनसे बातचीत होती है तो लंबे विषय पे बातचीत होती है कई बार, तो उनसे कुछ भी बात करो तो उसपे उनका पूरा इतिहास बताते हैं वो। उसमें मुगल इतिहास बताते हैं, उसमें वो ब्रिटिश काल का इतिहास बताते हैं, भारत की अपनी सभ्यताओं का इतिहास बताते हैं। और मुझे याद है कि जब मैं किताब के लिए रिसर्च कर रहा था, तो मंकू बिकेम चीफ मिनिस्टर, तो मेरा पार्लियामेंट में जाना हुआ, तो पता लगा वो लाइब्रेरी पहुंचाया करते थे पार्लियामेंट की। उसमें मतलब वो एडम स्मिथ से लेकर कार्ल मार्क्स तक सब पढ़ रहे हैं, और जो उनकी लेखनी है उसमें, उनकी मीटिंग्स में वो बात निकल के भी आती है। तो वो बात किसी को सतह से नहीं बोलते, और अपनी स्पीच के नोट्स भी वो खुद तैयार करते हैं। तो वहां से बात आई प्रकाश पर्व में, उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को छुआ। इस बार वाली स्पीच में वायरल बहुत हुई कि किस तरह से गुरु गोबिंद सिंह के जो 4 पुत्र थे, अजीत सिंह, जोहार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनको मुगल काल में कैसे 2 को तो चिनवा दिया गया, और 2 जब युद्ध लड़ने गए तो वीरगति को प्राप्त हुए। और उनके पास, चारों के पास कंडीशन क्या थी, जो सबके पास कंडीशन थी उस समय, और ये कंडीशन हर मुस्लिम व्यक्ति को सुननी चाहिए कि उसके पुरखे मुस्लिम क्यों बने। उसके पास कंडीशन थी, या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ या मर जाओ। क्या कंडीशन थी? 2 ही चॉइस थी, बाइनरी था, ज्यादा आपके पास 10-12 ऑप्शंस नहीं थे। या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ या मर जाओ। और ऐसे वो 4 बालक, मतलब कितना कितना साहस रहा होगा। आजकल के आप 13-14 साल के बच्चों से पूछ लीजिए, है ना, मतलब वो ठंड में ठंडे पानी से नहीं नहा सकते। मतलब मैं आप कंपैरिजन दे रहा हूँ आपको, ठंड का समय इसलिए। और ये बालक 2 जीते जी चिनवा दिए गए, और ये वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह का नारा लगाते रहे, जो देशभक्ति के नारे लगाते रहे, धर्म के नारे लगाते रहे, लेकिन इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होगा। तो उस पिता की जो करेज है उसको, और उन जो बालकों की करेज है उसको नमन, उसको सल्यूट। मतलब मुझे नहीं लगता कि हम में आज इतनी हम सब बात करते हैं, उतनी करेज जब सही मौका आएगा तो हम जुटा पाएंगे क्या। तो उस करेज को उन्होंने डिटेल में बताया, और बताया कि कैसे औरंगजेब ने क्या-क्या किया। देखिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ, है ना? मैं नोएडा में रहता हूँ, दिल्ली के पास हूँ। यहाँ पे एक गुरुद्वारे का नाम है शीशगंज गुरुद्वारा। उसका नाम क्यों है? क्योंकि सिख गुरुओं का शीश काट के वहाँ पे लटका दिया गया। शीशगंज, यस। शीशगंज गुरुद्वारा। और उसी दिल्ली में आज से 8-9 साल पहले तक एक रोड का नाम औरंगजेब रोड था। मतलब 70 साल बाद एक नरेंद्र मोदी को आना पड़ा उस रोड का नाम चेंज करने। एक छोटी सी लेन थी, उसका औरंगजेब लेन तो बहुत दिनों तक नाम रहा, वो नोटिस में नहीं है, उसका फिर नाम चेंज हुआ। मतलब देखिए, मेरा यूरोप में रहना हुआ है 3-4 साल आदित्य भाई। वहां पे 18 देश ऐसे हैं जहां पे माइन कैंप, हिटलर की किताब बैंड है। जहां पे अगर आप होलोकास्ट का डिनायल करो, अगर आप कहो कि होलोकास्ट नहीं हुआ है, आपने अगर ये कहा, तो
तो आपको सजा हो जाएगी। एक, तो आपको सजा हो जाएगी। मतलब होलोकॉस्ट डिनाई करने पे आपको सजा हो जाएगी। और यहाँ पे हम औरंगज़ेब का नाम रख के अपने रोड पे हैं, जहाँ पे थोड़ी दूर पे शीशगंज गुरुद्वारा है। मतलब इससे बड़ी डायकोटोमी नहीं होती। ये पता है इसका मतलब मैं अगर सरल शब्दों में बताऊँ, मैं सैन डिएगो आऊँ, ठीक है? और आपके घर आऊँ, आप मुझे बुलाएँ, आप मुझे पिछली बार भी बुलाया था, मैं आ नहीं पाया था। मैं आऊँ और पूरे तोड़-फोड़ मचा दूँ आपके घर में, और आप अपने घर का नाम रख दें शांतनु भवन। ऐसा नहीं होगा ना। आप मुझे पुलिस में देंगे ना, आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे ना। यही है, औरंगज़ेब आपका घर आया, आपका घर तोड़ के चला गया, आपके हज़ारों मंदिर तोड़ दिए, आपके यहाँ अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूँ रोड और औरंगज़ेब रोड, मतलब तमाशा क्या है ये? ये केवल भारत में ही संभव है। मतलब ये बिल्कुल। टॉलरेंस नहीं, इसको बेवकूफ़ी कहूँगा, ये टॉलरेंस नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, निरी बेवकूफ़ी है। और और आप कहते हैं अरे नाम चेंज करने से क्या होगा, नाम चेंज करने से क्या होगा? भई नाम चेंज करने से कैसे नहीं होगा? आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आज भी नाम चेंज होते हैं। यूरोप में आज भी नाम चेंज होते हैं, और नाम चेंज करने चाहिए, बिल्कुल चलने चाहिए। नाम चेंज अपने इतिहास के हिसाब से जिसको आप रोल मॉडल बनाना चाहते हैं, उसके नाम होने चाहिए। और क्या नेहरू ने नाम नहीं चेंज करे? नेहरू ने नाम चेंज किए हैं। आप दिल्ली में आते हैं, आपने राजपथ सुना है, आपने जनपथ सुना है? इन रोड्स का नाम ग़लत। 1947 से पहले इनका नाम किंग्स रोड और क्वींस रोड था। वो हुँ। नाम चेंज, और वो नाम भी चेंज नहीं होते। अगर मान लिया 5-6% भी एंग्लो मतलब गोरे भारत में रुक जाते और वो वोट बैंक बन जाते, तो नेहरू वो नाम भी नहीं चेंज करते। तो नेहरू ने क्वींस रोड और किंग्स रोड को तो राजपथ जनपथ कर दिया, लेकिन जैसी औरंगजेब रोड आई, जैसी अकबर रोड आई, नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा वोट बैंक है। और वो वोट बैंक वाले कौन थे भैया? ऐसे कौन से भारतीय हैं जो औरंगजेब में अपना हीरो ढूंढते हैं, जो बाबर में, अकबर में अपना हीरो ढूंढते हैं? हीरो ढूंढिए ना, एपीजे अब्दुल कलाम में हीरो ढूंढिए ना। जो जो हमारे वॉरियर्स रहे उनमें हीरो ढूंढिए ना। आपको किसने मना करा है? अब ये इस्लाम से हेट नहीं है, ये टेररिस्ट से हेट है, उन इस्लामिक आक्रांताओं से हेट है जो केवल धर्म परिवर्तन के लिए आए थे, भूमि अधिग्रहण के लिए आए थे, उन्होंने पूरे देश की संस्कृति खराब कर दी। मतलब यहाँ नालंदा जला रहे हैं, यहाँ तक्षशिला जला रहे हैं, यहाँ मंदिर जला रहे हैं, मतलब ब्राह्मणों के जनेऊ काट-काट के पहाड़ बनाना कॉम्पिटिशन था। अभी मैं फ्रांसिस गोते की, हाँ, ये देखिए आपके सामने ही पड़ी है। इस किताब में केवल औरंगज़ेब के जितने फ़तवे हैं, अरबिक में, फ़ारसी में, उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। कोई एक पन्ना खोलता हूँ, आपको दिखाऊँगा। जैसे आपको एक पेज खोलता हूँ, जैसे ये अरबिक में एक है, इसका ट्रांसलेशन है। कुछ और नहीं करा, उन्होंने कोई अपनी तरफ से विवेचना नहीं करी है। किस तरह के फ़तवे हैं पता है? हिंदू शब्द बोलना ही पाप है, हिंदू की भावना आना ही पाप है। जब मैं घोड़े पे, हाथी पे बैठ के जाऊँ तो मुझे कोई मंदिर ना दिखाई दे। अगर दिखाई देगा तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूँगा। तुम्हारा मतलब जो उस एरिया का सैनिक है। हाथी पे बैठ के कितनी हाइट होती है आपकी? 1 फ्लोर की। तो अभी नॉर्थ इंडिया में कोई बड़ा मंदिर क्यों नहीं है? इसी वजह से नहीं है ना, क्योंकि वो कह रहा है मैं हाथी पे बैठ के, घोड़े पे बैठ के जब मैं गुजरूँगा, औरंगज़ेब कह रहा है ये, उसने जनरल फरमान जारी कर दिया। मुझे कोई हिंदू टेम्पल, कोई भारतीय टेम्पल, कोई सिख, कोई कोई मॉन्यूमेंट नहीं देखना चाहिए। और वो सब टूट गए। और हम उसका नाम ढो के पाल रहे हैं, औरंगज़ेब, औरंगज़ेब पाल रहे हैं आज तक नाम। मतलब अभी तक 7-8 साल पहले तो पाल रहे थे। और अभी भी ऐसे लोग हैं जो मानते हैं, मतलब वो भारत में कुछ लोगों के नाम औरंगज़ेब हैं। आपको पता है? आप अभी सर्च करिए, आपको फ़ेसबुक में, ट्विटर में मिल जाएँगे जिनके नाम औरंगज़ेब है। मतलब आप सुनिए, यूरोप में कोई नाम रखता है क्या? हिटलर? यूरोप में रखता है क्या कोई नाम हिटलर? या फिर अमेरिका में उसामा बिन बिल्कुल लादेन नहीं, बिल्कुल रखेगा नहीं। क्या आसानी से? लेकिन भारत नहीं में मिलेगा। नाम है, औरंगज़ेब नाम है, उसामा नाम है आज भी। हम तो नहीं रखते रावण नाम, हम तो नहीं रखते हम तो देखिए, रावण जो प्रकांड पंडित था, वो तो बस उसकी ईगो आ गई तो उसने कर लिया। उसकी शिक्षा में, उसके प्रताप में कोई कमी नहीं थी। दुर्योधन पराक्रमी था। हम तो दुर्योधन भी नाम नहीं रखते, हम तो दुशासन भी नाम नहीं रखते। जबकि ये लोग तो विद्वान लोग थे सारे। ये तो इनकी मति मारी गई, ईगो आ गया इन पे, इन पे धर्म से अधर्म इन पे हावी हो गया, लेकिन ये लोग विद्वान लोग थे। हम तो इनके नाम ही नहीं रखते। यहाँ पे उन्होंने उसामा नाम रख के घूम रहे हैं, औरंगज़ेब नाम रख के घूम रहे हैं। तो इस बात को जब स्पष्ट करके योगी आदित्यनाथ ने बताया, उसके बाद आप सिख समाज के कमेंट सुनिए। मतलब आँखें बंद करके बोल रहे हैं, जो आस-पास लोग खड़े थे, वे ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। और ये मैसेज यहाँ से सीधे पंजाब तक जाता है, पंजाब से लेकर सीधे अमेरिका तक जाता है, सीधे कनाडा तक जाता है, सीधे यूके तक जाता है। जो सिख समाज को अलग करने की कोशिश करते हैं, जो खालिस्तान की कोशिश करते हैं। मतलब भारत में प्रधानमंत्री सिख हुआ है, भारत में आर्मी में एक से एक बड़े सिख हैं, यहाँ पे हर रेजिमेंट में सिख हैं, यहाँ पे आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। मैं ना जिस दिन योगी आदित्यनाथ की स्पीच हुई, मैं जब उन्होंने कहा बोले सोनेहाल, तो मुझे किसी ने ट्विटर पे उसके नीचे लिखा कि सिख रेजिमेंट की, जो यहाँ हमारी सिख रेजिमेंट है, उसकी जो वॉर क्राई है, जो बैटल शाउट होती है, वो भी है बोले सोनेहाल सत श्री अकाल।
तो मैं ऐसे ही सारी वो देखने लगा कि हमारी अलग-अलग रेजिमेंट की वॉर क्राई क्या है। अगर मैं आपको अपनी रेजिमेंट्स की वॉर क्राई, थोड़ा-सा मैं टॉपिक से अलग हो रहा हूँ लेकिन आपको समझ, हमारी वॉर क्राई क्या है? राजपूताना राइफल्स की वॉर कराई है, राजा रामचंद्र की जय। राजपूता रेजिमेंट की है, बोलो बजरंग बली की जय। बिहार रेजिमेंट की है, जय बजरंग बली। अब सुनिए, जम्मू कश्मीर राइफल्स की है, दुर्गा माता की जय। जम्मू कश्मीर लाइन इन्फेंट्री की क्या है? भारत माता की जय। जी। गोरखा राइफल्स की क्या है? जय माँ काली, जय गोरखाली। मराठा राइफल्स की है, बोलो छत्रपति शिवाजी की जय। पंजाब रेजिमेंट की है, बोले सोनिहाल। नागा रेजिमेंट की है, जय दुर्गा नागा। अब सोचिए, अगर असदुद्दीन ओवैसी किसी दिन भारतीय सेना में भर्ती हो जाए, है ना भाई, लंबे चौड़े हैं, अष्टपुष्ट हैं, हो सकते हैं, और वो जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में चले जाए, उसकी वॉर क्राई क्या है? भारत माता की जय। वो तो कहता है मैं तो बोलूंगा ही नहीं, राजा रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, जय बजरंग बली की। अब ये बातें हम लोगों को भी नहीं पता, ये और ये कोई वॉर क्राई नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाई है, ये तो बहुत पहले से बनी हुई है। ये तो जब से ये रेजिमेंट इस तरह से बनी है तब से बनी हुई है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमें ही भारत के बारे में कितना सतह-सतह, धीरे-धीरे पता लगा, हमें इन सबसे दूर रखा गया। हमें इसके ना वीडियो बने, ना इनकी बातें हुई, ना ऐसे पॉडकास्ट हुए। वही पॉडकास्ट में वही 4 वामपंथी आके वही चर्चा करके चले जाते थे। इसमें रामायण की बुराई करी, महाभारत की बुराई करी, कह दिया रामायण घर पे मत रखो, महाभारत घर पे मत रखो, ये तो तकियानुसी टेक्स्ट है, इससे तो भारत का विभाजन हो जाएगा। भारत तो लूटा-पिटा देश है, सब पीट के चले गए, सब मार के चले गए। गोरे ही इसको अब सिखाएंगे कुछ। तो उसके बाद जब आपको अपनी संस्कृति पता लगती है तो अभिमान होता है। तब जब योगी आदित्यनाथ जैसे लोग आते हैं, जब वो बताते हैं कि क्या सिख संस्कृति, तो उसमें सिखों को अपना अभिमान वापस आता है, और जो सिखों और हिंदुओं का जो मेल है वो वापस आता है कि भाई जो पहले 4 सिख थे वो सारे हिंदू थे, वो कोई अलग से तो आए नहीं थे। सिख सिख धर्म तो भारत में ही जन्मा है। सारे जो 10 सिख गुरु हुए भारत में ही हुए। अब खालिस्तान का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? किससे खालिस्तान चाहिए आपको? केवल वो एक तरीका है भारत को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ने के लिए। भाई कनाडा में बैठ के, यूके में बैठ के, यूएस में बैठ के कुछ लोगों ने प्लान बनाया, एक सेसेशन प्लान बनाया कि भारत को और कैसे तोड़ा जाए, कैसे सेशंस लाइन्स और बनाई जाए। उसमें खालिस्तान पैदा हो गया। मतलब इतनी बोगस थ्योरी है सिख कि भाई आप पंजाब में ट्रैवल करिए, मतलब सब हंसता खेलता है, सब चल रहा है। मतलब जो भी बिल्कुल हार्डकोर खालिस्तानी भी होगा, जिसने भारत नहीं देखा होगा, एक बार वो भारत में आएगा, खुद कंफ्यूज हो जाएगा, अच्छा क्या दिक्कत क्या है, मतलब क्यों खालिस्तान चाहिए किसको? इतना समृद्ध पंजाब है, इतना टाइटली कपल्ड है। भारत की क्रिकेट टीम से लेकर, भारत की पॉलिटिक्स से लेकर, भारत की आर्मी से लेकर, भारत के फिल्म, गाने वाले जो भी टॉप फील्ड्स हैं, उसमें सब में सिख लिखेंगे, बिल्कुल नॉर्मली दिखेंगे। उसमें कोई आपको अफर्मेटिव एक्शन भी नहीं लेना पड़ता, क्योंकि सिख कम्युनिटी बड़ी एंटरप्राइजिंग कम्युनिटी है। उसमें आपको कोई अफर्मेटिव एक्शन भी नहीं लेना पड़ता है कि उनको लाना पड़ेगा आगे। वो अपने आप ही बड़े-बड़े बिज़नेसेस में हैं, बड़ी-बड़ी फर्म्स हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं उनकी। तो इस बात को जब योगी आदित्यनाथ ने अपने तरीके से रखा, जैसे याद है जब उन्होंने कटेंगे तो बटेंगे कहा था, तो वो बिल्कुल छूता है, यही योगी आदित्यनाथ की शैली है। जब वो बात कहते हैं, तार्किक तरीके से कहते हैं, इतने इतने पिथी मैनर में कहते हैं कि वो बिल्कुल वो दिल को छूती है। वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब एक साथ आपकी कनेक्ट हो जाती है। तो उन्होंने प्रकाश पर्व को सच में बहुत प्रकाश डाला। शांतनु जी, ये जो अ, अगर सऊदी अरेबिया में जाएँ, हुँ। तो कोई मुसलमान दंगे नहीं करता। कोई नहीं करता, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सारे अमेरिका आपको पता है सऊदी अरेबिया में भी एक वो सड़क पे नमाज़ पढ़ने की डिबेट हो रही थी। तो चेक करा कि सऊदी अरेबिया में आप सड़क-वड़क में नमाज़ नहीं पढ़ सकते। इल्लीगल है, बैन है, आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। हमारे यहाँ ड्रामा है, सड़क पे नमाज़ पढ़ेंगे, यहीं बैठ जाएँगे, जहाँ मन आएगा बैठ जाएँगे। वहाँ पे डेज़िग्नेटेड स्पेसेस हैं, उसमें आपने अगर प्रेयर करी तो करी, नहीं तो आपने घर में पढ़ी। वहाँ पे कोई दंगा-फ़साद नहीं। भारत में सब उनको फैलना है, चौड़ा होना अमेरिका में नहीं कर सकते, है। यूरोप में कर सकते, अमेरिका में नहीं कर सकते। अमेरिका में सड़क पे गोली लग जाएगी लोगों को, बिल्कुल, है ना? लोग चला देंगे गोली। चल तो और लेकिन ये सिर्फ़ भारत में, बांग्लादेश की तो हालत आपको मालूम ही है। लेकिन भारत में ये सब नौटंकी चलती है, व्हिच इज़ प्योरली लॉ एंड ऑर्डर इश्यू बाय द वे। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर। भारत का लॉ अलाउ नहीं करता। और उत्तर प्रदेश में जब वो बंद हो रही है तो एकदम से मिर्ची लगती है। अच्छा, आधे घंटे को एक दिन नमाज़ पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे भई आधे घंटे से कम 4 घंटे का ट्रैफिक जैम क्रिएट हो जाता है। आप आते हैं हज़ारों लोग, भई नहीं, आप कहते हैं आपके पास तो वक़्त की सबसे बड़ी ज़मीन है, उसमें तो बनाइए ना मस्जिद मस्जिद। तो मस्जिद क्यों नहीं हटा दी जाती? मस्जिद हटा देते, मस्जिद हटा लेते अगर हाँ, सड़क पे मस्जिद हटा पढ़नी लीजिए। है, सड़क पे पढ़नी है तो मस्जिद हटा दीजिए। अरे मस्जिद हटा वक्फ बोर्ड देते। के पास आपको पता है रेलवे और आर्मी के पास, आर्मी को छोड़ के तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा लैंड वक्फ बोर्ड के पास है। भई बनाओ ना, ज़मीन को डिमार्केट करो, उसमें बैठ के नमाज़ पढ़ो। देखिए वो आपको पता है ना,
ऐसा नहीं है उनके पास जगह नहीं है, वो शो ऑफ स्ट्रेंथ है, वो दिखाना है देखो हमारी ताकत है, वो डराने का एक तरीका है। देखो अगर किसी दिन आज तो हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, किसी दिन तुम सामने आ गए तो हम सड़कों पे आ जाएँगे, हम तुम्हें मार डालेंगे, हम तुम्हें काट डालेंगे, हमारे तो घर में पेट्रोल पंप बनाना भी आता है, हमारी छतों में पत्थर पड़े रहते हैं। ये बताने की तरीका है, वो नमाज़ नहीं पढ़ना है, वो तो पॉलिटिकल टूल है वो दिखाना है केवल अपनी ताकत दिखानी है वो, सड़कों पे आना है। ये है केवल, ऐसा नहीं जगह नहीं है, जगह तो वक्फ बोर्ड के पास तीसरे नंबर की ज़मीन है, पढ़िए उनकी ज़मीनों पे जा जाके जितनी नमाज़ पढ़नी है। तो बिल्कुल ठीक आपने कहा कि सऊदी अरेबिया में नहीं नमाज़ होती सड़क पे लेकिन अ, भारत में, बांग्लादेश में होती है, यूपी में नहीं होती है लेकिन अब सड़कों पे नमाज़ जाती है। या ये अभी वो तमिलनाडु में शुरू कर दिया उन्होंने, तमिलनाडु दूसरे तमिलनाडु स्टेट्स में तो खैर उन्हीं उनकी वाली सरकार है, जब तक है में। देखिए तब तक रह पाती है वो सरकार। हाँ। अच्छा, एक इसमें एक बात बात बताइए कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर का जो इश्यूज़ होता है, पुलिस का इश्यूज़ होता है हुँ, या फिर हिंदू कम्युनिटी, ऐसा नहीं कि हिंदू कम्युनिटी में लोग कमज़ोर हैं, वो तो हम लोग कंट्रोल्ड रहते हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड रहते हैं। जिस दिन अनकंट्रोल्ड हो गए तो इनका हालत खराब हो सकता है। हुँ, लेकिन वो पब्लिक का डर अमेरिका में इन लोगों को वायलेंस करने से रोकता है हुँ, कि अगर सड़क पे उतरे तो दूसरी साइड बहुत शक्तिशाली है। हुँ, ये लोगों को मतलब इस ये तो पूरा दुनिया का कैरेक्टर है कि जहाँ भी ये होते हैं सड़क पे, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यूरोप में भी यही करते हैं, डोमिनेंस दिखाने के लिए करते हैं। हुँ, तो लेकिन हर जगह उनका उत्तर अ, दूसरी कम्युनिटी देती है, पुलिस नहीं देती। हुँ, हुँ। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे हिंदू भी अपना दिखाएँ कि भई अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा लगता है? हाँ, देखिए बिल्कुल जैसा आपने कहा कि हिंदू एक बहुत सेल्फ रिस्ट्रेन्ड और बहुत सेल्फ मैनेज्ड कम्युनिटी है और भारत का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो केवल पुलिस नहीं, जो हिंदू अपनी जो मोरालिटी है उससे चला रहा है ना? बड़ा देश है, विविधताओं का देश है, बहुत सारी भाषाओं का, संस्कृतियों का देश है, उसको मैनेज के लिए सेल्फ कंट्रोल लोग हैं। हम लोग डेवलपमेंट फोकस्ड लोग हैं कि भई मेरा बच्चा क्या पढ़ाई करेगा? मैं अगला धंधा क्या करूँ? मैं अगली प्रगति क्या करूँ? अगर नरेंद्र मोदी ने अच्छी स्कीम्स बनाई हैं, तो मैं उसकी स्कीम का इस्तेमाल करके अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन, अपने समाज, अपनी सिटी को कैसे प्रोग्रेस करूँ? आपका एक तो ये माइंड ऑफ थॉट है। दूसरा माइंड ऑफ थॉट क्या होता है? अच्छा, ये बगल वाला है, इसको कैसे तंग करूँ? इसकी ज़मीन कैसे हड़पाऊँ? इसकी लड़की कैसे हथियाऊँ? ये दूसरा माइंडसेट। तो हिंदू है एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट में, अपने परिवार को, अपने देश को, अपने शहर को बड़ा करने में लगा है, उसको प्रॉस्पेरस करने में लगा है। वो अमेरिका भी जाता है तो सुंदर पिचाई बनता है, वो अमेरिका भी जाता है तो सत्या नडेला बनता है ना? ये अमेरिका में जाते हैं तो ओसामा बिन लादेन बनते हैं, है ना? वहाँ की ट्रेनिंग होके। ये वहाँ जाके भी वही करते हैं। नहीं, हिंदू मतलब प्रोग्रेसिव, ये कांग्रेसी। प्रोग्रेस के हाँ, अपोजिट कांग्रेसी होता है। कांग्रेसी होता है, ये आपका अच्छा शब्द है। हाँ, ये अच्छा शब्द निकाला। तो मतलब आप देख रहे हैं हर जगह है ना मतलब आप यूके में जाएँगे तो आप ऋषि सुनक बन जाएँगे, है ना? ये जाएँगे तो कुछ खुरापात करेंगे, ग्रूमिंग गैंग्स चलाएँगे, लड़कियों को कन्वर्ट करेंगे, सर सिख सिख लोगों की लड़कियों को पकड़ेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो वो बेसिक बेसिक तासीर जिसको हम कहते हैं ना तासीर ही ऐसी है। और जिस दिन ये अति हो गई, तो और सरकारें साथ नहीं दी। देखिए अगर योगी आदित्यनाथ जैसी सरकार होगी, नरेंद्र मोदी जैसी सरकार होगी, हेमंत बिस्वा जैसी सरकार होगी तो आपको दिखेगा कि ठीक है, आपको ना हाँ भाई मैंने सरकार चुनी है, मुझे तो अपने हाथ में क्यों लेने की ज़रूरत है। लेकिन जिस दिन सरकारें अगर आपको ऐसा करेंगी कि भाई अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं पुलिस के पास जाऊँगा, मैं सरकार के पास जाऊँगा। अगर पुलिस भी मेरी नहीं सुनेगी, जैसे तमिलनाडु में है, जैसे केरला में है, जैसे आजकल कर्नाटका में हो रहा है या तेलंगाना में हो रहा है, तो कहाँ जाएगी? अब जनता जनता कानून अपने हाथ में लेगी ही लेगी। जनता तो इसीलिए मेरे ख्याल से जनता प्रोग्रेसिव है, इसलिए वो सरकारें बदलने में लगी है। क्योंकि जनता कह रहा है भाई मुझे इसमें लगना ही नहीं है ना। भाई मैं राजनीति में आने में मैं राज सत्ता चलाने के लिए हूँ ही नहीं ना। मैं अपने परिवार को समृद्ध करूँगा, अपने समाज को समृद्ध करूँगा, मैं पढ़ाऊँगा, मैं साइंटिस्ट बनूँगा, मैं नए आविष्कार करूँगा, मैं तो इसमें हिंदू समाज इसमें लगा है और वो अच्छी सरकारें चुनने में लगा है। तभी हमने देखा है पिछले 10 साल में भारत का पूरा नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट सरकारें मतलब जो 50-50 साल से सरकारें नहीं बदली थी जहाँ नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे सरकारें बदल गई हैं और प्रोग्रेसिव सरकारें आ रही हैं। तो अच्छी बात है मेरे ख्याल से। अगर सरकारें या तो सरकारें बदलेंगी, सरकारें नहीं बदलेंगी, तो अगर बिल्कुल आप किसी को इफ यू प्रेस समवन अगेंस्ट द वॉल तो वो तो प्रेशर कुकर फटेगा ही फटेगा किसी ना किसी। देखिए, मुस्लिम कंट्रीज़ भी एक्नॉलेज करती हैं कि भारत की जो मुसलमान पॉपुलेशन है, वो भारत हुँ, की ग्रोथ को रोकती है। इन आपको यूएई में मैं एक स्पेशलिस्ट से बात कर रहा था, बोलता है कि योर हुँ, मुस्लिम पॉपुलेशन इज़ द बिगेस्ट बर्डन फॉर यू। हुँ। अभी मुस्लिम बोल रहा है मुझे वहाँ अच्छा पे, ऐसा है क्या? तो इट्स नॉट दिस थिंग। तो नहीं वो तो देखिए आप डेटा में देखिए ना कि जैसे मतलब किसी किसी प्रदेश में अगर इनकी प्रो सरकार आ जाती है, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं यूपी में जब भी अखिलेश यादव की सरकार आती है, तो जो यादव लोग हैं वो तो
टेंडर ठेके पट्टे में लग जाते हैं कि टेंडर ठेके पट्टे ये करेंगे। लेकिन जो मुस्लिम समाज है वो इस सब में इसकी लड़की छेड़ो, उसकी ज़मीन हड़पो, इसको तंग करो, उसको तंग करो, है ना? इसमें लग जाते हैं। तो उन्होंने अपने आप को भी पढ़ाई-लिखाई में नहीं लगाया, अपने आप को भी धंधे-पानी में नहीं लगाया, अपने आप को प्रोफेशन में लगाया। उनकी इमेज जो बन गई पंचर वाला वो गलत नहीं है, क्योंकि वो वही कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को पढ़ाने-लिखाने में बड़े-बड़े परिवार करेंगे, तो इन द प्रोसेस उनको नेता भी कैसे मिले? आज़म खान जैसे। उनको नेता भी कैसे मिले? असदुद्दीन अवैसी जैसे, जो अपने अपने घर को तो बड़ा कर लेंगे, अपने बच्चों को तो पढ़ा लेंगे, लेकिन पूरे समाज को नीचे रखेंगे। तो उनको नेता भी उसी जो डर दिखा के, हिंदू समाज का डर दिखा के, जो भारत की ग्रोथ स्टोरी है, उसमें मुस्लिम पार्ट नहीं बन रहा, अभी भी आज भी। भारत की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट नहीं है वो अपनी कंपनियाँ नहीं बना रहा। मतलब अगर आप 100 कंपनियाँ, 1000 कंपनियाँ देखेंगे, शायद उसमें 2 मिल जाएँ। वो भारत की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट नहीं बन रहा, वो भारत की पॉलिटिकल ग्रोथ स्टोरी का पार्ट नहीं बन रहा है, वो भारत की फ़िल्म स्टोरी का पार्ट नहीं बनना चाह रहा। तो ये जो प्रॉब्लम है मुस्लिम समाज के साथ, ये उनके उनके परिवारों में, उनके नेताओं में, उनके मौलाना को देखना चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यू सी द यूरोप आल्सो, डेमोग्राफिक सबवर्शन। अमेरिका में भी यही बातें हो रही हैं। तो क्या, जैसे मैं बोलता हूँ कि हर हिंदू को एटलीस्ट 3 बच्चे तो होने चाहिए, क्योंकि चाचा, मामा, भतीजा हम लोग चाहिए ना, ताऊ-जी भी चाहिए। तो रिश्ते खत्म हो जा रहे हैं। तो 3 या 4 बच्चे। तो नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, आप ठीक कह सो रहे हैं, जो उसपे डेमोग्राफिक क्यों नहीं, सबवर्शन है। हाँ, उसपे बोलिए। एजुकेशन क्यों नहीं हो रही है सरकार की तरफ से? आपको क्या लगता है? हाँ, नहीं ठीक कह रहे हैं, जो जो डेमोग्राफिक संवर्षन है, अब उसकी पिछले 10 साल में देखिए, पिछला 10 साल केवल एजुकेशन में लग गया है। आज से 10 साल पहले यही हिंदू थे जो कांग्रेस को हर जगह जिताते थे, जो समाजवादी पार्टी को जिताते थे, जो इन लोकल पार्टीज़ को जिताते थे, तो बिल्कुल मुस्लिम परस्ती जो अल्पसंख्यक वोट बैंक को पोषती रहती थी। आज जाके हमें एजुकेशन हुई है, आज जाके हमें पता लगा है कि वक्फ बोर्ड के पास तो बस तीसरी सबसे ज़्यादा ज़मीन है। आज जाके हमको पता लगा है कि भाई हिंदू टेम्पल का कंट्रोल तो सरकार के पास। आज जाके हमें पता लगा है कि भाई पूरे दुनिया पूरे पूरे समाज के तलाक के कानून एक तरह के, इनके एक तरह के कानून है, इनको इतनी छूटें क्यों मिली नहीं है? भाई जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी बोर्ड है वो केवल मुस्लिम ही क्यों? पहली बार हमने देखा है एक बुद्धिस्ट जो है किरण रिजिजू, वो उसका मंत्री बना, तब लोग हाय हाय कर रहे हैं, अरे मुस्लिम क्यों नहीं हुआ, मुस्लिम क्यों नहीं हुआ? पहली बार हमें पता लगा जो हज की पार्टियां होती थी वो सरकार के पैसों से होती थी। तो अभी तो हमारा एजुकेशन का फेज चल रहा है, जिसमें हमें पता लगा कि भैया आसाम का 40% तो इस्लामिक हो गया। हमारे जो करीब 750 जिले हैं पूरे भारत में, उसमें 100 से ज्यादा में इस्लामिक बहुल होते जा रहे हैं। जहाँ पे जैसे वो इस्लामिक बहुल होते हैं, आप अपने हिंदू रीति रिवाज नहीं मना सकते। कितने केसेस आते हैं केरला से, तमिलनाडु से, जहाँ पूजा पाठ नहीं कर सकते, जहाँ प्रोसेशन नहीं निकाल सकते, अपने नहीं, तरफ वहाँ से पे तो शादी ब्याह नहीं मिलिट्री कर एक्शन होना चाहिए ना, कैसे रोक सकते। सकते हैं मिलिट्री लोग? एक्शन, बिल्कुल, बिल्कुल, उसपे तो बिल्कुल। और वो सीआरपीएफ का एक्शन होना चाहिए। हाँ, तो अब उसमें वो कोर्ट या में तो जा 2 ऑप्शंस है सरकार के पास, जी। या तो हिंदू युवक जाके वहाँ के सफाई करें, या सरकार करे। तो देखिए, अभी ऑप्शन तो तो क्योंकि है ही देखिए, सरकार के क्योंकि पास। जो मॉडर्न तरह की सरकारें हैं, उसमें सरकार के पास में हाथ है। अब एक नॉर्मल युवक तो जाके अपने कानून अपने हाथ में लेगा, तो वो तो फिर लॉ एंड ऑर्डर के उसमें आएगा। लेकिन जहाँ पे भी सरकारें विरोधी पक्ष की हैं, सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, वहाँ पे वो हल्का-सा दिखाती हैं कि एक आध को अरेस्ट करा, और फिर वो, जैसे आपको तमिलनाडु का केस वो दीपमाला चल रहा है। मतलब कोर्ट ने कह दिया कि वहाँ उस मंदिर में दिया जला सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु पुलिस दिया नहीं जलाने दे रही। मतलब उसको इतना डर है कि एक दिया जलाने से क्या हो जाएगा? आप समझ रहे हैं मतलब? ये कि एक कितना दिया जलाने से, बेवकूफ़ी है, मतलब ये सरकारें अपने हाँ, पैर पे ही अपने पैर भारत पे की, कुल्हाड़ी मार रहे हैं, पूरे विश्व में एक ही देश सनातन धर्म का है, और ये सरकारें बिल्कुल, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हैं। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मतलब मार रहे कि हैं। मतलब मुझे लगता है कि कितना कितना नेगेटिव कर्म ये अपना संचय कर रहे हैं। इनका कर्म का जो संचय कितना खुद के लिए कितना नेगेटिव टोटली नेगेटिव। होता जा रहा है। तो मतलब ऐसे पैसे, ऐसी इज़्ज़त, ऐसे शौर्य, ऐसी सत्ता का क्या करेंगे? मैं अभी देख रहा था जो स्टालिन है, उनकी पत्नी का नाम है दुर्गा स्टालिन। अब वो सारे मंदिर जाती हैं, पता है? वो सारे मंदिर जाती हैं। वो मंदिर जाती हैं, पुजारी के साथ उनकी कई अनगिनत फ़ोटो हैं। लेकिन उनका अपने पति उनका को बेटा चाटा क्यों कहता है नहीं मारा फिर? अपने पति को चाटा क्यों नहीं मारा? नहीं, अपने बेटे को पहले मारना चाहिए। उनका बेटा कहता है कि सनातन तो डेंगू है, सनातन तो एचआईवी है। तो दोनों को तो मारे, किस तरह की पूजा हाँ, करती है? ये तो बिल्कुल एक डायकोटॉमी है, लेकिन अच्छी बात है कि ये डायकोटॉमी पता लगने लगी है। देखिए, पहला फ़ेज़ हर चीज़ का एजुकेशन होता है। हम लोग भी जो बहुत अवेयर लोग हैं, 10 साल पहले अनअवेयर थे इन सब के बारे में। अब मेरी माताजी जो 75 साल की, उनको भी पता है जेएनयू में क्या चलता है, उनको भी पता है तमिलनाडु क्या है। मतलब जब अजय मूवी के पोस्टर तमिलनाडु में लगे, तो उसपे कालिक पोत दी गई, उसमें कोयले से छेद कर दिए गए। और जब मैं अभी 2 हफ्ते पहले चेन्नई में मैंने मूवी की स्क्रीनिंग करी, तो जय श्री राम के नारे तमिल चेन्नई के हार्ट में लगे। थिएटर पूरा जैम पैक था, एस गुरुमूर्ति जी भी अंदर बैठे। तो मतलब बदलाव आता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सजग होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो सजगता का फेज़ ओवर हो चुका है, अब लोगों को ज्ञान आ चुका है, लोग एक्टिविस्ट बन चुके हैं, सरकारें बदल रही हैं, सरकारों पे, भाजपा सरकारों पे भी चुनौती आ रही है
कि भाई अब कंपटीशन होने लगा, अगर योगी आदित्यनाथ जैसे नहीं बनोगे तो गिरा दिए जाओगे। तो अब कंपटीशन बन गया, अब बुलडोजर एक्शन, अब तो कर्नाटका और तेलंगाना बुलडोजर एक्शन लेने लगे, क्योंकि देखिए आप मुंह से कितना ही बोल रहे हैं, आपको पता है ना जनता को क्या पसंद है। तो आपको पता है, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो चाहे किसी और का नेता, उसको तो पता है, वो सामने से नहीं बोलेगा, उसको तो पता है कि योगी आदित्यनाथ पसंद है, योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर पसंद है। जैसे पहले गुजरात मॉडल था, अब यूपी मॉडल बन गया। तो अब बदलाव आएगा, देखिए हमारे रहते-रहते हमने बहुत कुछ देखा है। मेरे ख्याल से 10 साल में हमने जो देखा है, चाहे गवर्नेंस साइड हो, चाहे कल्चरल साइड, जो हमने देखा है भारत में रहते-रहते, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो फास्टैग हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो अलग-अलग तरह के बिल हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो काशी कॉरिडोर हो, चाहे वो इतना बड़ा कुंभ हो। हमने जो अपनी आँखों के सामने देखा है 10 साल में, वो शायद ही किसी पीढ़ी ने पिछले कई सालों में देखा होगा बड़ा ना। तो मेरे ख्याल से हम अपने जीते जी बहुत कुछ देख के जाएँगे सनातन का, और एकदम हम देखते रहे। बिल्कुल, बिल्कुल शांतनु जी, और थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। और बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि अब तो हिंदू को सजग होना ही पड़ेगा, बी अवेयर। और कमज़ोर हम लोग बिल्कुल नहीं हैं, हमारा इतिहास तो शूरवीरों का इतिहास है। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। पूरा दिखता ही है कि अभी ये मुसलमानों के देश तो आप देखते हैं क्या चलते हैं, सारे अमेरिका के गुलाम हैं, सबके सब बिके हुए हैं। वो तो तो उन्हीं चलिए के आज, पैसे से पल रहे हैं। हाँ, उन्हीं के पैसे पर चल रहे हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू शांतनु जी फॉर कमिंग, धन्यवाद, धन्यवाद। एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और हमारे मेंबर्स बनिए टू हियर शास्त्र ओनली कंटेंट, और गुरुकुल में जुड़िए जो हमारा सैन डिएगो में चलता है, ऑल ओवर यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको। चलिए नमस्ते एंड थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम।